चलिए, तो उसके बाद हम लोगों ने जो पढ़ाई की थी उसमें क्या था कि अगर कोई स्पेक्ट्रोमीटर टाइप का है या फिर ऐसा है जिससे आप देख रहे हैं कोई वेवलेंथ, कोई लाइट, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रम एनालिसिस कर रहे हैं, तो इस टाइप का कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आप लेते हैं तो उसके लिए रिजॉल्विंग पावर वेवलेंथ के फॉर्म में लिखते हैं, लैम्डा अपॉन डी लैम्डा के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो ये बात हमारी हुई थी पिछले टर्म पर कि आप ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हो, ठीक है, या फिर स्पेक्ट्रोमीटर हो, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि स्पेक्ट्रम एनालाइज करने के लिए यूज किया जाए, तो उस दोनों केस में किस तरह से आप रिजॉल्विंग पावर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलिए एक बार और हम फिगर बना देते हैं, कम से कम फिगर बना देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे टेलीस्कोप में याद कीजिएगा कि रिजॉल्विंग पावर हमने डिफाइन किया था, एक ये रेफरेंस वाला लिया था, ये पी पॉइंट पे जाकर एक रेफरेंस वेव है जिसको मान रहे हैं कि ये जीरो पाथ डिफरेंस वाली वेव है, ठीक है, और ये पी पॉइंट पर क्या बनाएगी, पी पॉइंट पर अपना सेंट्रल मैक्सिमा बनाएगी, बाकी सारा मिनिमा बनाएगी, ठीक है, ऐसा लिए थे। उसके बाद एक और वेव लिए थे, वो वेव के लिए क्या लिए थे, मान लीजिए कि इस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के जस्ट बगल में कोई ऑब्जेक्ट रहता, तो वहां से जो वेव्स आती वो भी तो पैरेलल ही आती, पर थोड़ा सा ऑब्लिक्विटी होती उसमें, थोड़ा सा वो ऐसे ऑब्लिक आती है ना। मान लिया था कि वो कहां पर, किसी पॉइंट पी डैश पर आकर फोकस हो रही है, पी डैश पर, ये एंगल हमने डी थीटा मान लिया था, और ये एपर्चर जो है वो ए मान लिया था, तो जो पाथ डिफरेंस आया था वो आया था ए डी थीटा, और पाथ डिफरेंस ए डी थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा, या डी थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन ए, और डी थीटा इज इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा अपॉन ए। यही हमारा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन था, और 1 अपॉन डी थीटा ये हमारा रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। टेलीस्कोप के लिए इतना ही किया था, होप आप लोगों को एक बार रिवाइज हो गया होगा, याद आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह से माइक्रोस्कोप के लिए भी किया था, उसका भी कोशिश करते हैं, फिगर बनाकर आपको याद दिला देते हैं। माइक्रोस्कोप के लिए कोई कुछ कह रहा है क्या? नहीं, कोई कुछ नहीं कह रहा है। उसी तरह से माइक्रोस्कोप के लिए आप याद कीजिए, कह रहा हूं सर 1.22 का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? वो देखिए, एरे एक साइंटिस्ट है, उन्होंने सर्कुलर एपर्चर के लिए, अगर आप रेक्टेंगुलर एपर्चर ले लें, कोई टेलीस्कोप आप ऐसा ले लें, ठीक है, इस तरह का कोई टेलीस्कोप ले लें आप, तो इस तरह के अगर टेलीस्कोप को यूज कीजिएगा तो वो लैम्डा अपॉन ए वाला फॉर्मूला सही है, डी थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए। लेकिन एरे ने एक करेक्शन दिया, ठीक, उसके हिसाब से अगर आपका अपर्चर सर्कुलर है तो 1.22 का उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ये एरे का एक करेक्शन है, ओके। जहां कहीं भी सर्कुलर अपर्चर आएगा आपको एक करेक्शन करना होता है। वीडियो रुक रहा है क्या? डायरेक्ट सर, वीडियो रुक नहीं रहा है सर, क्या? कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, नहीं सर, ठीक, कोई बात नहीं सर डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी आगे भी आप देखिएगा, जहां जहां सर्कुलर अपर्चर आएगा वहां वहां पे आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आपको अगर एरे करेक्शन कैसे होता है, क्या होता है, तो आप इसको डायरेक्ट नेट पर सर्च कर लीजिएगा। सर वो बता कर क्यों नहीं गए, क्या क्यों हुआ? मल्टीप्लाई करते हैं? बताए क्यों नहीं सर कि क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, वो जो वैज्ञानिक थे? वो बताए, आप उसको नेट पर सर्च कीजिएगा तो वो बताएंगे, है ना। 12 में, हाँ 12th में ही पढ़े हुए हैं आप उसको सर्च तो कीजिए, आप खोजिएगा तो आपको सारा रीजन पता चल जाएगा, ठीक। इसी तरह से माइक्रोस्कोप के लिए भी हम लोगों ने देखा था, माइक्रोस्कोप के लिए एक डायग्राम बनाया था जिसमें एक पॉइंट ए रेफरेंस पॉइंट ले लिया था, और इस पॉइंट के जस्ट डी डिस्टेंस ऊपर एक और पॉइंट बी ले लिया था, जिसका इमेज हम लोग फॉर्म कर रहे थे कुछ इस तरह से। देखिए ए का इमेज ऐसे बन रहा था, यहाँ पर कहीं बन जाएगा ए डैश, और बी का इमेज
ऐसे बी डैश, है ना। तो ए डैश और बी डैश ए बी पॉइंट्स का इमेज है। इसके बाद हमने ज्योमेट्री के हेल्प से दिखाया था कि पाथ डिफरेंस हमारा 2d साइन अल्फा हो जाएगा, जहाँ ये परपेंडिकुलर अल्फा है, ये अल्फा है, तो 2d साइन अल्फा हो जाएगा। और 2d साइन अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा ले लेते हैं, या d आ जाता है यहाँ से लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा। क्योंकि एपर्चर आपका कौन सा है, सर्कुलर एपर्चर है, इसलिए 1.22 लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेशन आपका आता है माइक्रोस्कोप के लिए। और उसके बाद फाइनली हमने प्रिज्म के बारे में देखा था। ये तीनों चीजें जो है, देखिए कितना इजी है ये पोर्शन रिजॉल्विंग पावर का। फिर इसके बाद हम लोगों ने प्रिज्म के लिए देखा था, याद आ रहा है प्रिज्म के लिए? सर अभी तक रिवीजन चल रहा है। क्या चल रहा है? रिवीजन ही चला रहा है अभी हाँ, तक। अभी रिवीजन ही चल रहा है। नया चैप्टर शुरू करेंगे, रिवीजन कर ले, ठीक है। देखिए तो नहीं सही। सर, वो थोड़ा लेट से ज्वाइन किए हैं ना, नहीं तो नहीं, हमको अभी लगा। रिवीजन ही चल रहा है। हम अक्सर कोशिश करते हैं कि आप लोगों को पिछला याद दिला दें, क्योंकि जब हम भी अपने टाइम में थे तो टीचर फटाक से आगे निकल जाते थे और समझ में आता नहीं था, तो इसलिए दिक्कत हो जाती। कह लीजिए मम्मी को लग रहा है। सर हाँ जी, हाँ जी, हाँ चलिए। फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन पे सर एक मैराथन क्लास ले लेते आधा एक घंटा का। आप लोग को हम बताते हैं, देखिए आप बहुत लोग हो जा रहा है सर। बहुत तो हो जा रहा है, हम आपको बताए हैं, डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना पढ़िए। आपको हम बता दें लगभग 50 नंबर का हम आपको पढ़ा चुके हैं। और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ऑनेस्टली बताएं, 30 नंबर से ऊपर करने पर आपको खुशी होनी चाहिए कि 30 नंबर से ज्यादा आपने कर लिया है, ठीक है, आपको खुशी होनी चाहिए। 40 प्लस हो जाए तो बहुत अच्छा गया है पेपर, पर 30 प्लस इज अच्छा पेपर है, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि इस सब के बाद हम आपकी क्लासेस लें, क्योंकि जितना डिटेल्ड हम आपको पढ़ाए हैं वो आपके लिए एक बार में पचा लेना बहुत मुश्किल है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपसे होगा ही नहीं, क्योंकि जो आपको लिखना है वो कंटेंट फिक्स्ड है और वो चीज मैंने आपको दे दी है। देखिए 40 से ऊपर पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मुश्किल से मिलता है। 2 4 5 6 ऐसे लकी बच्चे होते हैं जिनको मिल जाता है। मेरा शायद 35 मार्क्स था इसमें, ऐसा था कुछ। बस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिल जाता है, कुछ ऐसे पेपर्स हैं जिनमें आराम से मिल जाता है ना। बाकी कुछ ऐसे पेपर्स हैं जो मतलब वो फिक्स रहते हैं कि इसमें कोई ऐसा खतरनाक इंसान ही चेक करेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप डरिए नहीं, बस सिलेबस कंप्लीट होने दीजिए। 1 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास जैसे भी लगेगी, हम कोशिश करेंगे कि आपका अच्छे से रिवाइज करा लें। पर जो आपका काम है वो आपको करना पड़ेगा। हम 2 बार 3 बार रिवाइज भी करा देंगे, फिर भी आपके दिमाग में नहीं जाए। हम हर क्लास शुरू करने से पहले रिवाइज कराते हैं, आप याद कीजिए, हर क्लास शुरू करने से पहले रिवाइज कराते हैं। हाँ ठीक सर। है, तो ये तो हम जानते हैं ना, हम क्योंकि हम भी तो पढ़े हैं, तो हमको तो अंदाजा है कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसलिए हमको पूरा महसूस हो रहा है कि क्या जरूरत है आपको, क्या नहीं है। ठीक है, सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? सिलेबस देखिए आज तो नहीं होगा। सिलेबस सिलेबस देखिए कंप्लीट हो जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि 10 तारीख तक आपका फिजिक्स का जो पोर्शन, ऑप्टिक्स का जो पोर्शन हमको पढ़ा देना है वो कर दें। वैसे हमारा पहला एम ये था कि हिस्ट्री में पहली बार हिस्ट्री में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके मॉडल पेपर सॉल्व करा दिया जाए, मॉडल पेपर भी सॉल्व करा दिया जाए, और इसके साथ साथ रिवीजन क्लासेस भी करा दी जाए। ठीक है, इतना करने का प्लान था, लेकिन अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना साथ देते हैं। क्योंकि इतना सब कराने के बावजूद भी अगर आप अच्छा परफॉर्म ना करें तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ठीक है, वैसे हमको आशा है, क्लास तक सर। मेरा एम यही है कि पहली बार हम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले, क्योंकि कोई भी आज तक सिलेबस पूरा नहीं कंप्लीट किया। जितना हम पढ़ाए हैं हम खुद भी इतना नहीं पढ़े थे। ठीक है,
मतलब खुद से तो पढ़े ही थे, पर हमको कोई पढ़ाया नहीं था इतना, और इतना डिटेल तो कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि कोई हमको पढ़ाएगा जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक, सारा कुछ होगा, बस आप लोग अपना जो भी फॉर्मेलिटी है कर लीजिए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम जितना हमसे कोशिश हो सकेगा, जितना हमसे हो सकेगा हम कोशिश करेंगे। ठीक है, वो सारी चीजें, पूरा इंटरफियरेंस, पूरा डिफ्रैक्शन और पूरा पोलराइजेशन, कम से कम इतना तो कंप्लीट करेंगे ही। बाकी रे ऑप्टिक्स में भी अगर टाइम मिलेगा तो रे ऑप्टिक्स भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, रिवीजन, डर के आगे जीत है। ठीक है, तो शुरू किया जाए एक बार फिर से, नए उत्साह के साथ शुरू करते हैं। चलिए, जितना हो सकेगा कोशिश की जाएगी, आप अपने तरफ से कोशिश कीजिए, पढ़ते रहिए। प्रिज्म के बारे में बात कर रहे थे। प्रिज्म में हम लोगों ने ऐसे लिया था, एक रे ऐसे गई थी, एक रे ऐसे गई थी, और कंडीशन ऑफ मिनिमम, मिनिमम, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, यू आर नॉट अफ्रेड, तो अच्छी बात है। कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन पे ये हम लोग फिगर बनाए थे, और इसी मिनिमम डेविएशन का केस लेकर ही हम लोग प्रिज्म के लगभग सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये लिए थे हम लोग, याद कीजिएगा। और ये एंगल जो आपका है इंसिडेंट किया, ये चीज आपकी ए थी, ये लेंथ एल था, इंसिडेंट एंगल ए, ये थिकनेस टी थी, और एक और लगाकर हमने इसको यहाँ पर फोकस किया। ठीक है, इसको फोकस किया था किसी पी पॉइंट पर, एक और आएगा जो पी डैश पॉइंट पर फोकस हो जाएगा, पी डैश पर। ये डेविएशन डेल्टा था, इसको अल्फा लिया था, तो ये भी अल्फा होगा क्योंकि मिनिमम डेविएशन का आप कंडीशन लगा रहे हैं। ठीक है, अब हम पाथ डिफरेंस निकाल रहे थे, तो चूंकि ये अपर्चर जो है ये ए है, ठीक है, तो और ये मान लीजिए आप डी डेल्टा है, डेविएशन डी डेल्टा है, तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा ए डी डेल्टा, और वो लैम्डा के बराबर हो जाएगा। इसके बाद प्रिज्म की प्रॉपर्टी लेके हमने सॉल्व किया था, देखिए हमको याद होता है कि नहीं। कॉस ए प्लस डेल्टा बाई 2 इज इक्वल्स टू ए अपॉन 2l, शायद ये आया था, और साइन ए बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन ए बाई 2 इज इक्वल्स टू ए अपॉन 2t, ए अपॉन 2t ऐसे करके आया था। उसके बाद हम लोगों ने म्यू इज इक्वल्स टू क्या ले लिया था, म्यू इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा बाई 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2 लिया था, है ना, साइन ए बाई 2, और बस इसको डिफरेंशिएट किए थे। डिफरेंशिएट करने के बाद ये सारा रख दिए थे। ठीक है, और डिफरेंशिएट करने के बाद रख कर हमारा आया था लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इज इक्वल्स टू टी डी डेल्टा अपॉन डी लैम्डा, डी डेल्टा नहीं, डी म्यू अपॉन डी लैम्डा। ठीक है, इस चीज पर हम लोग डिस्कशन भी कर लिए थे कि डी म्यू अपॉन डी लैम्डा क्या होता है, कैसे प्रिज्म का रिजॉल्विंग पावर हम लोग बढ़ा लेंगे। ठीक है, ये सारा डिस्कशन हो गया था, तो एक बार आपको क्लियर हो गया होगा। याद रखिएगा, रिजॉल्विंग पावर बहुत इजी पोर्शन है। अब इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं पोलराइजेशन। ठीक है, हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, पोलराइजेशन। चलिए, कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम लोग पोलराइजेशन में पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, पोलराइजेशन में पहला टॉपिक हमारा होगा अनपोलराइज्ड लाइट। जो कोई सवाल? सर रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप में सर हम जो प्रैक्टिकल करते हैं तो सर 1-2 मीटर के बाद ही हम लोग को जो है स्लिट का जो है सेपरेशन दिखाई देना पड़ता है। ठीक है, आप जो सवाल पूछे हैं वो हमको समझ में नहीं आया। जैसे रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप का प्रैक्टिकल किया जाता है जो, तो उसमें सर स्लिट को सेपरेशन देखा जाता है ना टेलीस्कोप में। अच्छा, स्लिट का जस्ट रिजॉल्व और अनरिजॉल्व का। हाँ सर वो 2 मीटर के बाद ही दिखना चालू होता है सर। तो टेलीस्कोप को आप जब टेलीस्कोप को फिक्स करेंगे तो कोई डिस्टेंस जो है वो टेलीस्कोप की लेंथ से कम इनफाइनाइट तो होनी चाहिए, तभी ना आप टेलीस्कोप को कहाँ फिक्स करते हैं, इनफाइनाइट के लिए फोकस करते हैं। उसके बाद आप टेलीस्कोप से 2 स्लिट देखना चाहते हैं, तो दोनों स्लिट कम से कम इनफाइनाइट पे तो होनी चाहिए।
किस रिस्पेक्ट में, जो टेलीस्कोप का खुद का लेंथ है, ऑब्जेक्टिव आईपीस और टेलीस्कोप का फोकल जो है कर्वेचर है, उसके रिस्पेक्ट में कम से कम बहुत दूर तो होना चाहिए। तो 2 मीटर 3 मीटर से दूर ही रखिएगा, तभी आपको स्लिट दिखाई देगा, तभी ना वो इफेक्टिवली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ माना जाएगा। इसलिए उसको 2 मीटर पे रख देते हैं। बात समझ में आ गई? यस सर, यस। ठीक है, तो सर चलिए। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वो प्रैक्टिकल है हम लोग का। हाँ पढ़ाएंगे 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 डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। पहले पोलराइजेशन पढ़ा दें। ये चैप्टर बहुत थियोरेटिकल है ना। पोलराइजेशन जो है एक थियोरेटिकल चैप्टर है आपके लिए, थियोरेटिकल है, इसमें कोई भी ज़्यादा न्यूमेरिकल भी नहीं है और ज़्यादा डेरिवेशन भी नहीं है, सिर्फ कहानियां हैं। इसलिए हम सोचे कि कहानी आपको पूरा बता देंगे तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बात समझ में आ गई? इसीलिए हमने पोलराइजेशन शुरू किया। अप्रॉक्सीमेटली 20 मार्क्स ये चैप्टर वेटेज रखता है, लगभग 20 नंबर, कम से कम 15 नंबर ये चैप्टर वेटेज रखता है। और अगर आपने कहानी समझ ली है, ये जान लिया है कि कितना लिखना है, तो फिर समझिए कि आपका ये 15-20 मार्क्स फिक्स है। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि कोई पोर्शन छूट जाए किसी स्टूडेंट का। अप्रॉक्सीमेटली 40-45 तो मैनेज हो जाए, इसीलिए ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं पोलराइजेशन। और इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अनपोलराइज्ड लाइट। देखिए, अनपोलराइज्ड लाइट या नॉर्मल लाइट, नॉर्मल यूज नहीं करते हैं असल में, नेचुरल लाइट यूज करते हैं। कर सकते हैं, लेकिन जानते हैं नॉर्मल जो है, चूंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में नॉर्मल क्या होता है, किसी सरफेस पे नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। अभी ऑर्डिनरी लाइट भी यूज नहीं कर सकते हम, ऑर्डिनरी लाइट भी नहीं यूज कर सकते। आगे अभी देखिएगा कि ऑर्डिनरी लाइट कुछ और ही होती है, तो ऑर्डिनरी लाइट भी नहीं यूज कर सकते हैं। यूज करने के लिए तो बुक्स वाले कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं यूज करना चाहिए। अनपोलराइज्ड लाइट या नेचुरल लाइट आप इसको कहिए। ठीक है, तो नेचुरल लाइट सुनते ही आप समझ गए होंगे कि वही लाइट जो आप देख रहे हैं, जो आप जिसके थ्रू आप पढ़ रहे हैं, वो सारी लाइट ही अनपोलराइज्ड लाइट की कैटेगरी में आएगी। ठीक है, तो वही लाइट है, पर इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, किस एस्पेक्ट से इस लाइट को देखना है, आइए जरा देखते हैं। जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी सबसे पहले जब हम स्टार्ट किए थे ये सिलेबस, तब आपको बताए थे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है सन से, वो क्या है, उसका कोई एक वाइब्रेशन ले लीजिए, एक वेवलेंथ ले लीजिए। ठीक है, वो वेवलेंथ में आपको क्या दिखेगा कि उसमें एक पोर्शन है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है, और प्रोपगेशन उसका इस डायरेक्शन में होता है। लाइट इस डायरेक्शन में, मैक्सवेल वाला। तो लाइट इस डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वो है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेक्टर्स हैं वो इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं प्रोपगेशन के साथ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन में ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, यहां भी करेगा पर दिखा नहीं सकते। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में। ठीक है, पिक्चर क्लियर हो गई होगी, आपने कई बार इसको देखा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है और ऐसे ऐसे आगे चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है और ऐसे ऐसे आगे चल रहा है। ठीक है, और इसके चलने के लिए ये प्रोपगेशन कांस्टेंट है के, प्रोपगेशन ऐसे हो रहा है, प्रोपगेशन वेक्टर है ये। ठीक है, तो ये फिगर तो आपने कई बार देखा होगा। एक और चीज जानते हैं कि जब भी हम लाइट पढ़ते हैं, लाइट, तो हम किसको देखते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिक वेक्टर्स को देखते हैं, मैग्नेटिक वेक्टर्स को नहीं देखते हैं। इसका रीजन भी हम आपको बताए थे। इसका रीजन ये है कि जो 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 वेक्टर हम लोगों की आंख को जो वेक्टर सेंस कराता है कि देखो इस तरह की लाइट आ रही है ना, वो कौन है, इलेक्ट्रिक वेक्टर है, मैग्नेटिक वेक्टर नहीं है। इलेक्ट्रिक वेक्टर के चेंज की वजह से ही आपको लाइट अलग अलग तरह का दिखता है, इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबल है किसी भी टाइप के लाइट के लिए, इलेक्ट्रिक वेक्टर।
ओके, तो इलेक्ट्रिक वेक्टर को ये बेसिकली हम लोग लाइट कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक वेक्टर का अगर हम कोई इक्वेशन लिखें कि, तो यहां पर देखिए एक वेव लिए हैं, तो इसमें ये ई वाई ही हम हमेशा आपको मिलेगा, ये क्या मिलेगा, ई वाई कंपोनेंट है, ई वाई, ठीक है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में है। लेकिन आप जो सन देख रहे हैं या कोई भी ऑर्डिनरी सोर्स, आप जो नॉर्मल सोर्स देख रहे हैं, उस क्या वो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है सर हम कह रहे थे कि जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड बी है, जैसे आपने कहा कि ई का काम होता है कि मतलब हमारी आंखों की दृश्य संवेदना को मतलब उत्तेजित कर देती है, लेकिन बी क्या काम करती है सर? बी इस मामले में कुछ नहीं करता है, ठीक है। बी करता है, पर बी का इफेक्ट हमको उस सेंस में नहीं दिख सकता, आंख को इफेक्ट नहीं करता है बी, बस इतनी बात है। आंख के जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उसको बी नहीं इफेक्ट करता है, या जिस टाइप से इफेक्ट करता है हमारा माइंड उसको कैप्चर नहीं करता है। करता तो होगा ही मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन हमारा माइंड उसको सर हाँ बताइए, प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या होती है? प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या होता है? ये तो एक बहुत बढ़िया सवाल है, प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या होता है। कोई इक्वेशन आप लिखिए, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखते हैं। यही के डायरेक्शन, के एक्स, ये डायरेक्शन दिखाता है कि वेव किस तरफ चल रहा है। एक्स दिखा रहा है ना, ये एक्स है और ये माइनस साइन है। ये टर्म बेसिकली दिखाता है आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, कि कौन से डायरेक्शन में चल रहा है। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दिखाने वाले में एक कांस्टेंट टर्म है के, इसी कांस्टेंट टर्म को प्रोपगेशन कांस्टेंट कहते हैं। सर इसकी वैल्यू 2 पाई अपॉन लैम्डा भी तो होता है सर। यही होती है, 2 पाई अपॉन लैम्डा ही होती है, वो सब आप जानते हैं। वो तो हम पहले ही क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं सर, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है आपकी अनपोलराइज्ड लाइट। लेकिन जो भी आप नॉर्मल सोर्स ले रहे हैं, उस नॉर्मल सोर्स में जरूरी थोड़े है कि ई वाई वाला ही वाइब्रेशन हो। वो तो पार्टिकल ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता है, ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता है, ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता है। वो जैसे वाइब्रेट करेगा उसी के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन आएगा। तो जो नेचुरल लाइट होती है ना, उसमें अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन लें तो वो वाई डायरेक्शन में भी होती है, एक्स डायरेक्शन में भी होगी, जेड डायरेक्शन में भी होगी, सारे डायरेक्शंस में होती है, ठीक है, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। दिख रहा है, सारे पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट का एक प्लेन में, नहीं सॉरी, जेड डायरेक्शन में नहीं होती है। ये एक्स डायरेक्शन है ना, ये एक्स डायरेक्शन सर सामने की तरफ नहीं निकलता है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो वाई जेड प्लेन में कहीं पे भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक्स तो प्रोपगेशन ही है। लाइट अगर इधर की ओर चल रही है, लाइट इधर की ओर एक्स की ओर चल रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर होगा या तो इधर होगा, और इसके बीच में भी कहीं पर भी हो सकता है। तो अगर आप कोई लाइट का कोई एक गुच्छा ले लें छोटा सा, उसके अंदर आपको क्या पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में भी वाइब्रेट करता मिल जाए, इसके ऑब्लिक डायरेक्शन में इधर इधर कहीं पे भी आपको वाइब्रेट करता मिल जाएगा। बस किधर नहीं मिलेगा, एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में लाइट चल रही है, ठीक है। और लाइट के चलने के डायरेक्शन में कभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, हरदम परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो मैग्नेटिक ऐसे हो जाएगा अपने आप ही, इलेक्ट्रिक ऐसे है तो मैग्नेटिक ऐसे हो जाएगा, इलेक्ट्रिक ऐसा है तो मैग्नेटिक ऐसा हो जाएगा, हमेशा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जब भी लाइट रिसीव कीजिएगा तो उसमें ऑल पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इस तरह की जो लाइट जिसमें आपको सारे पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन मिल रहे हैं, वो लाइट नेचुरल लाइट है। ठीक है, वो लाइट कौन सी लाइट है? नेचुरल लाइट है। और ऐसे ही लाइट को अनपोलराइज्ड लाइट भी कहते हैं, ठीक। तो सवाल ये है कि सर तो पोलराइज्ड लाइट क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट तो ये है, तो पोलराइज्ड लाइट क्या है? पोलराइज्ड लाइट, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो वाइब्रेशन हो रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है।
जब आप कभी देखिएगा तो कभी कभी किताबों में लिखा रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन एक पर्टिकुलर प्लेन में हो रहा है, तो ऐसी लाइट पोलराइज्ड लाइट है। पर आप ऐसा मत कहिएगा, इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कह सकते हैं, एक पर्टिकुलर फैशन से हो रहा है। फैशन मतलब एक पर्टिकुलर तरीके से हो रहा है, ऐसी लाइट पोलराइज्ड लाइट कहलाएगी। ठीक है, ऐसा शब्द पर्टिकुलर प्लेन में हो रहा है तो वो पोलराइज्ड लाइट है, ऐसा हमेशा सत्य नहीं होता है, हमेशा सच नहीं होता है। आपको एलिप्टिकली और सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट भी मिलेंगी जिनका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बदलता रहता है, लेकिन वो भी पोलराइज्ड होती है। ठीक है, आगे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी हम जो पोलराइज्ड लाइट का डेफिनेशन बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा कि पर्टिकुलर प्लेन में होता है ऐसा वर्ड नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, पर्टिकुलर प्लेन में सिर्फ और सिर्फ आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट का वाइब्रेशन होता है। ठीक है, एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट और सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट जैसी भी कोई चीजें होती हैं जिनका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बदलता रहता है, कभी इधर वो कभी ऐसे वाइब्रेट करेगा, कभी ऐसे वाइब्रेट करेगा, कभी ऐसे वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि पोलराइज्ड लाइट कौन सी लाइट होती है? पोलराइज्ड लाइट जो होती हैं उनका जो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन वो पर्टिकुलर फैशन में होता है। ठीक है, पर्टिकुलर फैशन में होता है, तरीका पर्टिकुलर तरीके से होता है। ठीक है, या पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। पर्टिकुलर मतलब ये नहीं कि एक ही, ठीक है, यूनिक डायरेक्शन नहीं, ऐसा डायरेक्शन जिसको आप जानते हैं कि इसी में हो रहा है। ठीक है, या इसी जगह पे हो रहा है, वो पर्टिकुलरिटी है इसमें। यूनिकनेस नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सिर्फ जो किताबों में लिखा हुआ है पर्टिकुलर प्लेन में हो रहा है उसके लिए सिर्फ प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए सही है। तो बात समझ में आ गई, अनपोलराइज्ड और प्लेन पोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट क्या क्या होती है, बात समझ में आ गया? कुछ क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? अनपोलराइज्ड लाइट को एक बार बता दीजिए। अनपोलराइज्ड लाइट क्या होता है? जी सर। चलिए फील कराते हैं थोड़ा था आप लोगों को। मान लीजिए एक पार्टिकल है, इसके ऊपर एनर्जी आपने दी, ये पार्टिकल वाइब्रेट करने लगा, ऐसे ही टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर रहा है। हाँ वो तो सबको याद है, ठीक है, तो सभी लोगों को नहीं पता है ना, इसीलिए दिक्कत हो जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं है, वो चलता है। मान लीजिए अब ये पार्टिकल इस प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक, इस प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है और इसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे अंदर अंदर। ठीक है, अंदर आपको पता है क्रॉस से दिखाते हैं, ऐसे ऐसे कर, ठीक, डॉट दिखाते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रहा है। अब इसका प्लेन, जरूरी थोड़े कि ये जो पार्टिकल है इस पे जब एनर्जी दिए तो ये पार्टिकल ऐसे ही वाइब्रेट करे। ऐसा हो सकता है कि इसी के बगल में एक दूसरा पार्टिकल हो जो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करे, पॉसिबिलिटी है। ऐसे ऐसे भी वाइब्रेशन हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ऑल आर्बिट्ररी, टोटल 360 डिग्री में वाइब्रेशन हो सकता है, हो सकता है ना। उसी के करस्पॉन्डिंग ये जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर भी अभी अंदर की ओर है, फिर ऐसे हो जाएगा, अभी ऐसे था, अब ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है। बात समझ में आ गई आपको? तो इस तरह से इलेक्ट्रिक वेक्टर का ऑल पॉसिबल 360 डिग्री में, एक प्लेन में जितना पॉसिबल रोटेशन हो सकता है उस पूरे पॉसिबल रोटेशंस में आपको इलेक्ट्रिक वेक्टर मिलेगा। अगर ऐसी लाइट है तो वही अनपोलराइज्ड लाइट है। बात समझ में आ गई? क्लियर। चलिए, तो ये हो गया आपका अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट क्या क्या होते हैं।
हमने देखिए जब भी हम दिखाते हैं पोलराइजेशन को, तो अगर मान लीजिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट है और उसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ये बोर्ड का प्लेन है, तो उसको ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, बोर्ड का प्लेन है अगर, तो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे, तो उनको ऐसे दिखाते हैं। अगर बोर्ड के जस्ट परपेंडिकुलर चल रहा है तो उसको डॉट से दिखाते हैं। ठीक है, डॉट से दिखाते हैं। लाइट चल रही है इसी डायरेक्शन में, पर इलेक्ट्रिक वेक्टर कैसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पोलराइज्ड लाइट को दिखाने का तरीका है। ठीक, अब हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। हम डिफरेंस भी लिख के दिए हैं नोट्स में, आप देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन अभी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में। देखिए, टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लेता है, कुछ ना कुछ तो उसमें इंक्लूड रहेगा ही। देखिए, 3 तरह के पोलराइजेशन आपको पढ़ने हैं। पहला है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दूसरा एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, और तीसरा सर्कुलरली पोलराइज्ड। ठीक है, 3 तरह के पोलराइज्ड लाइट्स को आप लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, इसी पे पूरा चैप्टर घूमेगा, इसी पे पूरा चैप्टर रोटेट करेगा। और ये 3 टॉपिक अगर आपको क्लियर है, मतलब सिर्फ इतना ही नहीं जितना पढ़ाएंगे, इसके बारे में पूरा का पूरा, तो पक्का ये 10 नंबर का कुछ ना कुछ कंटेन करेगा। ठीक है, तो समझिएगा। सबसे पहले प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। प्लेन पोलराइज्ड जो होती है, ऐसी लाइट जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन जो होता है वो एक पर्टिकुलर प्लेन में होता है, ऐसे लाइट को क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। ठीक है, ऐसे लाइट को क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। अब इसके लिए क्या एग्जांपल है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ आपको यही वाला कंपोनेंट मिलेगा, है ना। सिर्फ मान लीजिए अगर y वाला है तो सिर्फ ई वाई कंपोनेंट आपको मिले और कोई कंपोनेंट ना मिले, तो ऐसी लाइट क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। क्या फिर सिर्फ और सिर्फ ई जेड कंपोनेंट मिले, ठीक है, तो ऐसी लाइट को क्या कहेंगे आप, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहेंगे। यही आप सबसे ज्यादा पढ़े हुए हैं, है ना। और कैसे दिखाते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, आपको बता दिए हैं। अगर मान लीजिए वाइब्रेशन वाई डायरेक्शन में हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो आप इस लाइट को कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए यही वाइब्रेशन z डायरेक्शन में होता, ऐसा होता, इस तरह से, तो ये क्या है, इनटू द प्लेन है, इनटू द प्लेन है ना। तो इसको आप कैसे दिखाते हैं, डॉट से। ठीक है, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है प्लेन पोलराइज्ड लाइट का। क्या होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, यही है। अब देखिए, आप जो अनपोलराइज्ड लाइट लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अनपोलराइज्ड जो लाइट लेते हैं आप, अनपोलराइज्ड लाइट, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन हर पॉसिबल डायरेक्शन में होता है। देखिए, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ठीक है। तो इस पूरे को, हाँ बताइए, ये बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ। आप कह रहे हैं कि इस डायरेक्शन में सर हमारा प्रोपेगेट कर रहा है लाइट, मान लीजिए हम वाई में हम कह दे रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब उसका वाइब्रेशन हो रहा है, हाँ। तो फिर आप अनपोलराइज्ड में ये क्यों कर रहे हैं कि ऑल पॉसिबल इसको छोड़कर लाइट ऐसे प्रोपगेट कर रही है, ऐसे प्रोपगेट कर रही है, इस डायरेक्शन को छोड़ के हर पॉसिबल डायरेक्शन इस प्लेन में। वही तो हम तब से बता रहे हैं कि भैया इसको छोड़ दीजिए, एक्स वाले को छोड़ दीजिए, वाई जेड में ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। क्लियर है, आवाज साफ नहीं आ रही, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, ठीक है। ये वाई जेड प्लेन में ऑल पॉसिबल डायरेक्शन है। क्या हुआ बताइए, आपकी आवाज भी साफ नहीं आ रही है बिल्कुल भी। ये y और z डायरेक्शन के सारे वाइब्रेशन है, x को तो हम छोड़े हुए हैं, क्या बोले थे, y और z में सारा पॉसिबल डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट,
अनपोलराइज्ड लाइट को आप कैसे दिखा सकते हैं कि वाई जेड डायरेक्शन में आपकी ऑल पॉसिबल वाइब्रेशंस हैं इसमें, ठीक है। तो अगर ऑल पॉसिबल वाइब्रेशंस हैं तो आप देखिए इसको अगर तोड़ना हो, मान लीजिए ई है, इसको तोड़ना हो तो आप इसको ई वाई और ई जेड कॉम्पोनेंट में तोड़ सकते हैं। ऐसे ही इसको तोड़ना हो तो इसको भी ई वाई और ई जेड कॉम्पोनेंट में तोड़ सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से आप किसी अनपोलराइज्ड लाइट को आप ई वाई और नेट ई जेड, एक ई वाई कॉम्पोनेंट रहेगा और एक ई जेड कॉम्पोनेंट रहेगा, किसी भी अनपोलराइज्ड लाइट को आप दो कॉम्पोनेंट में तोड़ सकते हैं। पहले का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ये वाला है, दूसरे का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जेड वाला है, ठीक है। तो एनी अनपोलराइज्ड लाइट कैन बी शोन एज टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। चलिए टाइम खत्म हो गया है, बाकी सारी चीजों पे डिस्कशन हम करते रहेंगे, ठीक है।